Assalamu alaikum everyone. Today we'll start with the last topic of first chapter, scalar and vectors. It's a very important topic for AS physics as well as A2 physics. अगर आपको forces को add करने में and especially वापस split करने में if you have questions, if you have doubts, आपका chapter 3, 4, 5, even A2 physics में बाज़ जगहों पर concepts clear नहीं होंगे. तो क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह कर लेते हैं कि विल स्टार्ट विद द चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं इट कैन बी आइदर स्केलर और वेक्टर। बेसिक आइडिया एवरीवन नोज कि स्केलर आर क्वांटिटीज़ व्हिच डू नॉट नीड डायरेक्शन लाइक डिस्टेंस। अगर आप देखना चाहते हैं आपकी गाड़ी टोटल कितनी चली है, आप कहते हैं कि 120 या 120,000 या 60,000 किलोमीटर चली है, सो यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि किस किस डायरेक्शन में ये गई है। सो जो स्पीडोमीटर में ये जो माइलेज जहाँ पे लिखा होता है तो उसमें डायरेक्शन नहीं गिवन होता। सो यू डोंट नीड अ डायरेक्शन, तो इसलिए हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट्स अ स्केलर क्वांटिटी। सो बाकी भी ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। अमाउंट ऑफ मैटर हो गया, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी, ये सारे आपके पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। दे डोंट नीड अ डायरेक्शन। रिप्रेजेंट करने के लिए यू जस्ट नीड the physical quantity, the symbol, the magnitude, and you just need the unit of it. बाकी आपको फर्दर कुछ डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, दोज क्वांटिटीज़ नीड अ डायरेक्शन। उसके बगैर वो इंफॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग अ टेक ऑफ एयरप्लेन को मस्ट जो पायलट उसका होता है उसको मस्ट पता होना चाहिए कि विंड की वेलोसिटी क्या है, मतलब विंड की मैग्नीट्यूड क्या है, उसका स्पीड क्या है और किस डायरेक्शन में है। कि अगेंस्ट है सो द पायलट हैज़ टू स्पीड अप, या अलोंग द एयरप्लेन की डायरेक्शन या टेक ऑफ की डायरेक्शन में अगर स्पीड है तो वो स्लो टेक ऑफ करेगा क्योंकि उसको ऑलरेडी विंड हेल्प कर रही है। अगर विंड ईस्ट से आ रही है तो उसने टारगेट ईस्ट की तरफ करना है ताकि वो सम जो है उसको कैंसल आउट कर ले। तो देखें वहाँ पे वेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी सिचुएशन में जस्ट अगर उसको स्पीड बताया जाए, जी आज विंड जो है वो 25 किलोमीटर पर आ रहा है फुल स्टॉप, द पायलट विल बी क्लूलेस कि उसने इसको कैसे स्टीयर करना है। ठीक है? तो देयर आर इंस्टेंसेस वेयर यू नीड डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन नहीं बताएँगे तो आप फिज़िकल क्वांटिटी को पूरा डिस्क्राइब नहीं कर रहे। दोज़ क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़, जिसमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक और देख लेते हैं, फ़ोर्स है। मैं आपसे कहता हूँ अप्लाई फ़ोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, तो अगर आप कहेंगे जी मैं अगर ऊपर से अप्लाई करूँगी तो कंप्रेस हो जाएगा, नीचे से अप्लाई करूँगा तो ये तो इसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। सो दैट यू सी आई एम गिविंग यू एन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर ऑन द अदर साइड मैं आपसे कहता हूँ कि जी राइट साइड पे लगाएँ तो फिर नाउ आई एम गिविंग यू अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, यू विल बी वेरी क्लियर कि आपने करना क्या है इस ऑब्जेक्ट के साथ। सो अगर आप वेक्टर क्वांटिटीज़ देखें उसमें भी आपको फिज़िकल क्वांटिटी मेंशन करनी है कि कौन-सा वेक्टर क्वांटिटी है। symbol, yes, that should be clarified. मैग्नीट्यूड किस जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, फोर्स 10 न्यूटन है, 1000 न्यूटन है, कितना है, यूनिट होना चाहिए। वेक्टर्स के यूनिट्स भी होते हैं, न्यूटन है, मीटर पर सेकंड है, कि मोमेंटम की तरह केजीएमएस माइनस वन है या क्या है। एंड लास्टली डायरेक्शन स्पेसिफाई होना चाहिए कि राइट पे है या किस डायरेक्शन में है। So we'll talk about directions etc. in a while. कॉमन वेक्टर क्वांटिटीज़ ये लिस्ट तो याद कर लें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अच्छा, वेलोसिटी और ऐसे क्वांटिटीज़ जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, दे हैव टू बी रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली एज वेल क्योंकि एंगल्स इन्वॉल्व्ड हैं। सिर्फ डिस्क्राइब करने से मुझे आई विल बी नॉट एबल टू फर्दर प्रोसेस देम जब तक उसके डायग्राम्स ना हो। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को डायग्रामेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एरो से करते हैं। इस एरो में ख़ास बात ये है कि सबसे पहले लेंथ ऑफ एरो, ये हमारी मर्ज़ी नहीं है, ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। इफ़ यू हैव मोर मैग्नीट्यूड यू नीड टू ड्रॉ अ लॉन्गर एरो, इफ़ यू
हैव दीज मैग्नीट्यूड कम हो या इससे भी कम करूँगा 1 न्यूटन हो, इससे भी शॉर्ट होगा। सो एक तो हमने स्पेसिफाई करना है मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो कि लेंथ ऑफ एरो से शो होता है। तो अगर मैं ये वैल्यूज़ हाइड भी कर लूँ तो आपको खुद पता होना चाहिए इसमें अमाउंट किसका ज़्यादा है। सेकेंडली एंगल की तरफ आते हैं। एंगल देखें अपने मर्ज़ी से आप नहीं बना सकते, आपको वन ऑफ द टू एक्सिस के साथ स्पेसिफाई करना है। अगर आप एक्स के साथ स्पेसिफाई करते हैं बिल्कुल ठीक है, आप कहें कि दिस फोर्स इज 6 न्यूटन एक्टिंग 30 डिग्रीज टू हॉरिजॉन्टल प्रेफरेबल होता है, या एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। अगर मैं एक और फोर्स लगाऊं और मैं आपसे कहता हूं कि दिस इज़ 10 डिग्रीज टू वेस्ट ऑफ नॉर्थ, आप कह सकते हैं कि आप वर्टिकल के साथ कर रहे हैं और वेस्ट साइड पे कर रहे हैं, तो ये भी आप जो है दिस इज़ हाउ यू कैन स्पेसिफाई दीज डिस्क्राइब दीज एंगल्स। बाज़ वक़्त वो कोई एंगल नहीं बनाता तो उसमें आप सिर्फ नॉर्थ कह सकते हैं या सिर्फ साउथ कह सकते हैं। ये आपके पास सारे जो है दिस इज़ हाउ यू डिस्क्राइब। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे मैंने नेगेटिव इन्वॉल्व की है। रिमेंबर स्केलर क्वांटिटीज़ में कॉमनली नेगेटिव नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटीज़ में नेगेटिव स्पेसिफाई ऑपोजिट डायरेक्शन। A2 में एक जगह पे एक स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव हो जाती है, लेकिन वो फिर मैं A2 में डिस्क्राइब करूँगा कि उस नेगेटिव का, लेकिन अगेन वहाँ पे उसका कोई ये मतलब नहीं होगा कि डायरेक्शन, वहाँ पे नेगेटिव का कुछ और मतलब होता है। स्केलर नॉर्मली नेगेटिव नहीं होते। टाइम, मास, डिस्टेंस, सिर्फ एनर्जी एक जगह पे नेगेटिव होगी, बट दैट इज़ नॉट बीइंग डिस्कस्ड इन एएस। वो A2 में एक जगह पे, और उसकी फिर अपनी पूरी डिस्कशन है कि व्हाई डिड दे कम अप विद नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी। लेकिन एएस में आप याद रखें कि नेगेटिव सिर्फ वेक्टर्स होते हैं, स्केलर कॉमनली पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। मैं कॉमनली इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज देर इज दिस वन स्केलर नेगेटिव जो कि A2 में आ जाता है। एनीवे, तो नेगेटिव अगर ये डायग्राम देखूं, इफ इट्स द सेम फोर्स सेम मैग्नीट्यूड बट एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसको फिर मैं -6 के साथ डिनोट करूंगा। तो ये आपके पास बेसिक आइडिया। वेक्टर्स में देखें ट्रिक क्या होता है, उनको ऐड करना, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ ना कि व्हाट इज़ द सम ऑफ 80 न्यूटन एंड लेट्स से 40 न्यूटन, ठीक है, इट्स अ क्विक क्वेश्चन। मोस्टली स्टूडेंट इमीडिएटली आंसर सर दिस इज़ 120 न्यूटन। मैं आपसे कहता हूँ नो, माय क्वेश्चन is incorrect. This is not how I should be asking the question. I should specify whether vectors, these two vectors, are in the same direction, whether one of the vector is in the opposite direction, whether one of the vector is perpendicular, or maybe this 40 Newton is acting 30 degrees to horizontal. तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन में जब स्पेसिफाई करूँ, I should not be asking what is the resultant of 80 and 40. If I ask, or if someone asks, you should specify, you should uh, raise the concern कि नहीं, specify the direction of vectors, only then you'll be able to answer if it's 120, if it's just 40, or whatever it is, ठीक है। तो we'll look into all these conditions। तो सबसे पहले अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में, मैं आपसे कहता हूँ दो वेक्टर्स हैं, दे आर इन द सेम डायरेक्शन और इनका रिजल्टेंट क्या है, सो इट्स प्रीटी सिंपल। सेम डायरेक्शन में जो है ना वेक्टर्स ऐड होते हैं। जिस तरह एक गाड़ी ख़राब हो जाए एंड इट नीड्स अ पुश स्टार्ट, तो उसमें एक बंदा अगर 100 न्यूटन लगा रहा है लेकिन 3-4 अगर इकट्ठे हो जाएं तो 100 तो फिर वो उस गाड़ी को लेट से 400 न्यूटन मिल रहा है, तो वो इजीली स्टार्ट हो जाती है, उसमें मोशन आ जाती है। तो इन दैट केस वेक्टर्स आर रिमेंबर एडेड। तो इसका मैक्सिमम फोर्स मेरे पास 60 न्यूटन टू द राइट हो जाएगा। वेक्टर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, सो वी हैव वन वेक्टर टू द राइट एंड अनदर वेक्टर टू द लेफ्ट। जिस तरह टग ऑफ वॉर में देयर आर मैनी मैनी फोर्सेस बट वो ऑपोजिट लग रही होती हैं। तो अगर आप रोप को देखें वो हार्डली मूव कर रहा होता है, इट्स बिकॉज द वेक्टर्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे मोस्टली कैंसल आउट। तो वो एक साइड पर भी अगर लेट्स से 1000 न्यूटन है, दूसरी साइड पर अगर 1002 न्यूटन भी हो जाए तो 2 न्यूटन के साथ उस साइड पे पुश हो जाएगा। तो 12 और 7 का अगर ऑपोजिट है सो इट्स 5 न्यूटन टू द लेफ्ट। तो ये आपके पास बहुत बेसिक आइडिया है कि वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में ऐड होते हैं
ऑपोजिट में दे आर सब्ट्रैक्टेड। अगर फॉर इंस्टेंस मैं आपसे कहता हूँ वेक्टर्स एट एन एंगल है 800 न्यूटन एंड 600 न्यूटन 30 डिग्रीज, इसका फ़ौरन आंसर बताएं आप। पहली बात तो ये आप फ़ौरन इसका आंसर बता भी नहीं सकते। इसको प्रॉपरली हमने किसी मेथड के थ्रू फाइंड करना है कि इनका सम क्या आएगा। 800 एंड 600 इनका सम जो है इट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट 1400, क्योंकि सेम डायरेक्शन में नहीं है। इसको हमने पूरा डिटेल से देखना है कि इसका हम क्या आंसर निकालेंगे। आप ये कर सकते हैं कि आप अपना आंसर का कुछ रेंज निकाल लें कि देखें आपका आंसर 1400 से ज़्यादा नहीं हो सकता, एग्जैक्टली 1400 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो सेम में होता है। लेकिन लेट से आप सॉल्व करें और आप कहते हैं जी सर आंसर इज़ 16,300, तो मैं उधर ही आपको स्टॉप करूँगा कि देखें ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको वैसे फिज़िक्स में प्लॉजिबिलिटी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आई गिव अ क्वेश्चन और स्टूडेंट जब उसके आंसर स्टार्ट करते हैं आई आई स्टॉप देम मोस्ट ऑफ द टाइम इमीजिएटली कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें स्टूडेंट्स दे आस्क मी कि किस तरह, तो मैं कहता हूँ फिज़िक्स में प्लॉजिबिलिटी होती है। देखें आपके आंसर सेंस भी बनाने चाहिए। जिस तरह अगर आप लेट्स से काइनेटिक एनर्जी या मास ऑफ एथलीट फाइंड कर रहे हैं और वो आ जाए जी 5.007 ग्राम्स आ जाए, तो ऑब्वियसली देखें तो वहीं पे इसके मीम्स वगैरह भी होते हैं कि जी समटाइम्स आंसर ठीक भी हो रहता है बट यू डाउट योर आंसर कि इतना छोटा इतना बड़ा नहीं हो सकता। देखिए मैथ्स में प्लॉजिबिलिटी नहीं होती। मैथ्स में एक्स की वैल्यू अगर 3.5 इन 10 पावर 10 भी आ जाए ना, जो मे बी वो हो, अब आई डोंट नो व्हाट इज एक्स। फिजिक्स में देयर इज नो एक्स, देयर इज आइदर गोइंग टू बी वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, व्हाटएवर, तो उनके सेंस बनने चाहिए। ठीक है, तो एनीवे ये साथ साथ हम ये चीज़ भी कवर करते जाएंगे। तो देखें अगर आप दो फोर्सेस ऐड कर रहे हैं दे आर एट रैंडम एंगल्स, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका आंसर 1400 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। ठीक है, मिनिमम अगर आप देखें अगर ये दोनों ऑपोजिट होते एक दूसरे के, तो फिर आपके पास मिनिमम जो है 800 और 600, 200 से कम पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपका आंसर 0.5 आ रहा है इसको उधर ही हटा दें, यू आर डूइंग इट एंटायरली रॉन्ग। इसका तरीका सीख लेते हैं। देयर आर टू वेज, हेड टू टेल एंड पैरेललोग्राम रूल। हेड टू टेल की अगर हम बात करते हैं तो हेड टू टेल में देयर इज़ अ ग्राफिकल मेथड विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू अप्लाई हेड टू टेल अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल मेथड। तो इसमें तरीका ये होता है कि सबसे पहले यू हैव टू चूज़ अ स्केल। ठीक है, स्केल इस तरह बिकॉज आई हैव टू प्लॉट दीज वेक्टर्स ऑन पेपर। तो इसमें मैं ये करूँगा कि व्हाट आई डू इज़ मैं एक स्केल चूज़ करूँगा एंड स्केल शुड बी सेंसिबल स्केल। ठीक है, इसका कोई रूल नहीं है। लेकिन अब देखिए मैंने फोर्सेस देखे थे कि 800 न्यूटन है, तो इट्स बेटर कि अगर मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 100 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर पे, तो दिस विल बी एन 8 सेंटीमीटर लाइन। सो इट मेक्स सेंस क्योंकि फोर्सेस हंड्रेड्स में थे, तो मैं इसलिए क्या कर रहा हूँ कि 100 न्यूटन को मैं 1 सेंटीमीटर से शो करूँगा। सो this is how we have to go about it. फिर मैं क्या करूँगा, once I select a scale, what I'll do is I'll redraw the two vectors. Uh, now this is very important. Head of one should join the tail of the other. मतलब कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की 8 सेंटीमीटर, और जो दूसरा मेरे पास वेक्टर था आई शुड नॉट ड्रॉ इट लाइक दिस, ये तो मैंने दोनों टेल्स ज्वाइन कर लिए। ठीक है, जो दूसरा वेक्टर मैं ड्रॉ करूँगा एट 30 डिग्रीज, एंगल्स रिमेंबर, एंगल और डायरेक्शन मैं चेंज नहीं कर सकता। 800 न्यूटन वॉज टू द राइट, सो मुझे 8 सेंटीमीटर लाइन की डायरेक्शन राइट पे ही होनी चाहिए। ठीक है, और 600 न्यूटन जो था जो कि 6 सेंटीमीटर लाइन में बनेगा, दैट वाज 30 डिग्रीज टू हॉरिजॉन्टल, तो मैंने हेड टू टेल ज्वाइन किया है। मतलब head of one vector, this is 1, should join the tail of the other। तो मैंने वही वेक्टर्स रीड्रॉ किए हैं, मैंने डायरेक्शन नहीं चेंज की, लेकिन मैंने उनके हेड टेल ज्वाइन किए। एक स्टूडेंट कहता है नहीं मैं पहले ये वाला वेक्टर ड्रॉ करता हूँ,
30, वैसे हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स पहले ड्रॉ किया करें, उससे आसान हो जाता है। 6 सेंटीमीटर मैं पहले ड्रॉ करता हूँ और मैं कनेक्ट करता हूँ 8 सेंटीमीटर ओवर हेयर। तो इन दो डायग्राम्स में देयर इज नो डिफरेंस, बोथ आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इन दो वेक्टर्स को, सो दिस इज स्टेप 2। I have redrawn the two vectors such that I have followed a scale. अगर ये थाउजेंड्स में होते तो मैं 1000 न्यूटन इज 1 सेंटीमीटर यूज़ करता। और सेकेंडली मैंने ये किया, मैंने उनका हेड टेल जॉइन किया। सीक्वेंस आई एम रिपीटिंग डजेंट मैटर, आप किसी को फर्स्ट और सेकेंड वेक्टर कह सकते हैं। अच्छा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम टेल टू हेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने रिजल्टेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम टेल टू हेड टू कंप्लीट द ट्राइंगल। देखें, आपने जो दो वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, इससे ट्राइंगल बन सकता है ना, दिस इज अ ट्राइंगल। ठीक है, तो आपको पता है कि द थर्ड साइड इज दिस वन। अब क्वेश्चन ये है कि सिंस दीज आर वेक्टर्स, मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मैं देखूं साइड ए और बी को मैंने कनेक्ट करना है, either आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, ए टू बी, तब भी ट्राइंगल बन रहा है, बी टू ए, तब भी ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है। लेकिन रूल क्या है? रूल ये है, ड्रॉ रिजल्टेंट फ्रॉम टेल टू हेड। दिस इज अ टेल, दिस इज अ हेड, आई ओनली हैव वन ऑप्शन टू ड्रॉ द साइड विथ टू एरोस। तो टेल टू हेड आपने बनाना है, सो ये है, दिस इज द रिजल्टेंट। ये जो बोल्ड के साथ मैंने बनाया है, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स आपका क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाता है एमसीक्यूज में। दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर लेबलिंग ऑफ रिजल्टेंट। समटाइम्स दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन द वैल्यू। तो आपने वैल्यू का ये करना है कि यू हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। इसको आप मेजर कर लें कि रूलर के मुताबिक ये कितना लेंथ आ रहा है। ठीक है, सो इट मस्ट बी 13-14 कुछ इस तरह आएगा। 13.53 आ रहा है। आई वुड सजेस्ट कि ये आप ज़रा नोटबुक पे खुद ट्राई कर लें कि आप लोगों का कितना आ रहा है। मैंने तो खैर 2 डेसिमल बहुत प्रिसाइज वैल्यू है। आपके पास रूलर 1 डेसिमल प्लेस के हैं, तो 1 डेसिमल प्लेस में आइडियली इट शुड बी 13.5, लेकिन अगर आपका 13.3 आ रहा है, 0.6 आ रहा है, दिस इज़ फाइन एज वेल। उससे अगर बहुत कम आ रहा है, 13.1 आ रहा है, तो इसमें देख लें या तो पेंसिल इज़ नॉट इनफ शार्प, या आपकी लाइंस बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, या ये एंगल में मसला है। इज अनदर कॉमन इशू, स्टूडेंट एरोज यूँ बनाते हैं। देखिए, ये गैप नहीं होना चाहिए, एरो शुड बी ड्रॉन लाइक दिस, बिल्कुल टिप पे, सॉरी इस तरह, ये दिस इज हाउ यू शुड ड्रॉ। तो 13.5 सेंटीमीटर अगर मेरे पास रिजल्टेंट है, एंड इफ आई कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई 1353, या सिग्निफिकेंट फिगर्स हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, विल कवर दैट। तो 1353 न्यूटन हमारे पास आ रहा है इसका आंसर। तो देखिए मेरे रेंज में आ रहा है ना, मैंने इससे प्रीवियस स्लाइड में कहा था कि द आंसर शुड बी बिटवीन 200 एंड 1400। So yes, the value is between these two. Step 6, last, I need to know, क्योंकि resultant vector है with horizontal, ये ना हो कि आप ये एंगल मेजर करें, this is wrong। हम टेल के साथ with one of the axes, अगर एक स्टूडेंट ये एंगल मेजर करता है फाइन, एक स्टूडेंट ये एंगल मेजर करता है स्टिल फाइन, लेकिन आप लोगों ने स्पेसिफाई करना होगा कि रिजल्टेंट इज 1350 एक्टिंग 13 डिग्रीज टू हॉरिजॉन्टल। ये आप ट्राई कर लें प्रोट्रैक्टर से। आई वुड सजेस्ट रैदर दैन मूविंग फॉरवर्ड, आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लें, गिव दिस एग्जाम्पल अ ट्राई कि आपके पास कितना आ रहा है। ठीक है, बट ये था कि ये मेथड वैसे आपका ओ लेवल्स या IGCSE में था, ए लेवल्स में इट वाज जस्ट रिपीटिशन। So anyway, we'll move forward.
एक और क्वेश्चन है 40 and 30, इसका खुद ट्राई कर लें। मैक्सिमम आंसर शुड बी 70, मिनिमम शुड बी 10। पहले स्केल चूज़ कर लें। आई जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस। आई वुड सजेस्ट ये खुद ट्राई कर लें। 4 और 3 हमने बनाया है। इसका मैंने बहुत दफ़ा देखा है स्टूडेंट बस रिजल्टेंट यूँ ड्रॉ करते हैं। देखिए नहीं, रूल ये है टेल टू हेड जॉइन करना है। सो टेल टू हेड, ये हमारे पास जो है 5 सेंटीमीटर आ रहा है, सो इट्स 50 न्यूटन एक्टिंग 39 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। और अगर आपने कंफर्म करना है, आप कंफर्म भी कर सकते हैं। इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो 3 और 4 का पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक 5 ही आता है। इफ यू टेक दिस एज x square is equal to 3 square plus 4 square, 9 plus 16 which is 25, under root 25 is 5। तो मतलब हमारा डायग्राम सही है। अच्छा, ग्राफिकल मेथड का अगर आपने पैरेललोग्राम रूल लेना है, दिस इज अ थर्ड डायग्राम दैट वी विल ट्राई टू प्रैक्टिस। पैरेललोग्राम रूल में भी फर्स्ट स्टेप वही है, स्केल। इफ़ यू सी अ क्वेश्चन लाइक दिस, 30 न्यूटन 40 न्यूटन है, 60 डिग्रीज है, हमें पता है मैक्सिमम और मिनिमम ये होने चाहिए। और रूल पे आप फोकस करें। सबसे पहले यू चूज़ अ स्केल। लेट्स से मैं ले रहा हूँ 5 न्यूटन इज़ 1 सेंटीमीटर। इट्स अप टू यू, यू वांट टू टेक 10 न्यूटन एज 1 सेंटीमीटर, गो फॉर इट। मैंने 5 इसलिए लिए, मुझे ये वेक्टर्स बहुत छोटे नज़र आएंगे। 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर वेरी स्मॉल लाइन्स, तो 5 न्यूटन से वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। बट एनी वे, redraw the two vectors such that the two tails are touched। तो आपने इसको 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, देखिए मैंने वही डायग्राम बनाया है। पैरेललोग्राम रूल के मुताबिक टेल्स शुड बी कनेक्टेड। इससे पहले जो हेड टू टेल था उसमें हेड टेल जॉइन थे। जिस तरह यही अगर मैं हेड टू टेल के मुताबिक सॉल्व करता, इट वुड हैव बीन लाइक दिस। would have been like this, head tail would have been joined। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, दो टेल्स ज्वाइन होने चाहिए। सो एंगल मैंने चेंज नहीं किया। 6 सेंटीमीटर वॉज टू द लेफ्ट। इफ आई गो बैक टू द प्रीवियस डायग्राम, देखें ये मेरे पास लेफ्ट पे है और ये 60 डिग्रीज पे है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है, पहले मैंने ये बनाया विच इज़ 8 सेंटीमीटर क्योंकि 4 न्यूटन था, और ये 6 सेंटीमीटर। So I've joined their two tails। Step 3 ये है कि draw parallel vectors to complete a parallelogram। तो आपने इसके पैरेलल एक वेक्टर बनाया, इसके पैरेलल एक वेक्टर बनाया, तो आपके पास पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके पैरेलल यू हैव ड्रॉन दिस एंड इसके पैरेलल यू हैव ड्रॉन दिस। तो आपने पैरेलल वेक्टर्स बनाने हैं। डॉटेड के साथ बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं, सॉलिड लाइन के साथ, इट्स अप टू यू। सो दिस इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। लेकिन इसकी डायरेक्शन शुड बी स्पेसिफाइड। अच्छा, ये अगर लेफ्ट पे है तो ये भी लेफ्ट पे है, ये अगर सर अपवर्ड्स की तरफ है तो ये भी अपवर्ड्स की तरफ है, तो ये आपने स्पेसिफाई करना होगा। अच्छा, लास्ट पार्ट, draw the resultant। Whenever I ask, student usually answer, sir diagonal is the resultant। That is not entirely true। मेरे पास दो diagonals बन सकते हैं, diagonal A और diagonal B। इसमें मैं कौन सा सेलेक्ट करूँगा, इसी पे MCQs आते हैं। ठीक है, तो आप ज़रा सोच लें इस पे, which do we select। इसका मैं रूल बता देता हूँ। चलें, रूल ये है कि ड्रॉ रिजल्टेंट फ्रॉम टू टेल्स टू द टू हेड्स। मतलब ये अगर मैं देखूँ ना, ये हेड टेल है, इसका हेड आ रहा है, इसका टेल स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ से आपने ड्रॉ नहीं करना। सो विच मीन दिस आंसर वाज इनकरेक्ट। आपने स्टार्ट करना है जहाँ पे दोनों टेल्स, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे थे। सो दो टेल्स जहाँ से जॉइन है, टू टेल्स, एंड वेयर शुड इट रीच, जहाँ पे दो हेड्स आपस में टच हो रहे हैं। दिस इज़ द रिजल्टेंट दैट यू हैव टू ड्रॉ। और बाकी फिर वही है, इसका लेंथ मेजर कर लें और कन्वर्ट कर लें। 5 न्यूटन इज़ 1 सेंटीमीटर, तो आपके पास न्यूटन्स आ गया।
और एंगल के लिए ये ना हो कि आप ये एंगल इस तरह कोई ये एंगल मेजर कर लें, दिस इज़ रॉन्ग। या तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल भी सही है या ये एंगल भी सही है, ये जो वाई एक्सिस के साथ ये छोटा सा एंगल बन रहा है, इवन दिस इज़ फाइन। तो लेट्स से मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ सेलेक्ट कर लिया एंड आई हैव रिटन 74 डिग्रीज टू हॉरिजॉन्टल। तो ये मेरे पास जो है पैरेललोग्राम रूल है, दिस इज़ हाउ यू ऐड वेक्टर्स। सेकंड कैटेगरी की तरफ आते हैं। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे ग्राफिकल मेथड वेयर यू हैव टू एक्चुअली ड्रॉ द वेक्टर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड की। ज्योमेट्रिकल मेथड, आई प्रेफर दिस मेथड अ लॉट। रीज़न ये है, ग्राफिकल मेथड में जब आप इसको ड्रॉ करते हैं ना, आपके एरर्स आ जाते हैं बाजुक, लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं होती, ह्यूमन एरर आ जाता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई वुड प्रेफर कि आप ज़रा ना इसका ज्योमेट्रिकल मेथड ज़्यादा प्रेफरेबल है, ये वाला यूज़ करें। इसमें यू कैन ड्रॉ रफ डायग्राम and you just have to rely on basically जो मैथ्स के रूल्स होते हैं उस पे आप रिलाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पाइथागोरस थ्योरम इज अ ज्योमेट्रिकल मेथड। उसमें देखें, अगर मैं आपसे कहता हूँ ना एक साइड लेट्स से 3 सेंटीमीटर है, दूसरा 4 है, और मैं पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, अब देखिए मैंने कितना रफ बनाया है लेकिन मेरे पास आंसर सही आता है 5 सेंटीमीटर से। इफ आई प्रॉपरली ड्रॉ तो ये 5 ही आता है। तो देखिए Pythagoras theorem is one of the geometrical method where you don't rely on your diagram, rather you rely on formulas. इसको हम geometrical method कहते हैं। Anyway, rule वही है कि let's say मैंने इन दोनों vectors को join करना है, इसका मैंने resultant find करना है, but I don't want to draw them very precisely, geometry box and everything. I just want कि ये मैं किसी formula के through ये मैं करना चाह रहा हूँ। So इसका तरीका ये है कि what you do कि you redraw but you don't have to use a scale, ठीक है। आप इसको रफली ड्रॉ कर लें 800 600, हाँ एंगल्स क्लियरली स्पेसिफाई कर लें, बट रफली का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही आप 800 को यूं बना रहे हैं और 600 को जी यूं उस तरह बना रहे हैं। थोड़ा सा आप लोगों ने पेशेंस के साथ फ्री हैंड ड्रॉ करें, हाँ फ्री हैंड वुड बी बेटर वर्ड, फ्री हैंड के साथ ड्रॉ करें। यू डोंट हैव टू यूज़ ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है। आपने लेबल कर लिया और रिजल्टेंट हमें पता है पिछले रूल के मुताबिक, और ये आपने जो है ना ट्रायंगल बना दिए। अब देखें ओ लेवल मैथ्स आपको यहाँ पे चाहिए। अगर आपको कॉज रूल याद हो, यहाँ पे मैं रिवाइज कर लेता हूँ। देखें कॉज रूल ये होता है कि फॉरगेट अबाउट वेक्टर्स, इफ़ यू हैव अ ट्रायंगल, देखिए ये शेप बन रही है ना इसी ट्रायंगल की। One of the side is 800, one of the side is 600, and if I have this including angle, बाहर 30 है तो ये sum 180 आता है तो 150. So if you have two sides and including angle and you are interested in the opposite side, ये cos rule यहाँ पे use होता है कि अगर ABC है and you want to and you have the angle B and you want to find B, तो ये formula आपने apply करना होगा कि angle के जो opposite है उसका square, other side square minus other side into 2 minus 2AC into cos of B। इससे आपके पास डायरेक्टली ऑपोजिट साइड की वैल्यू आ जाएगी। सो अगर ये 800 है, ये 600 है, ये एंगल 30 है और ये एंगल 150 है और ये रिजल्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर one side, other side square minus 2 into these two sides and cos of including, ये ना हो कि cos 30 करें। अच्छा, ये sides के दरमियान जो एंगल है ये आप लोगों ने लेना है। इससे जब मैं फाइंड करता हूँ सिर्फ 1353, ठीक है। सो देखिए ना मैंने स्केल लिया ना मैंने रूलर यूज़ किया है, मैंने फ्री हैंड से ड्रॉ किया और मेरे पास आंसर आ गया 1353। ये बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल मेथड होता है कि इसमें टाइम भी शॉर्ट, लेकिन यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। इसमें एक चीज़ रह गई एंड दैट इज़ द एंगल। तो उसके लिए आप साइन रूल यूज़ कर सकते हैं। ये भी अगर आप लोगों ने ओ लेवल मैथ्स किया है, ऑब्वियसली किया होगा, दैट्स कंपलसरी फॉर फिजिक्स। तो उसमें ये होगा कि जो एंगल होता है उसके ऑपोजिट जो साइड होता है उनका रेशो बराबर होता है। यू कैन पिक एनी टू साइड्स
और उनके जो साइन के रेशियो है ना, जिस तरह बी, साइन बी और बी, साइन ए और ए, साइन सी और सी, ये सारे आपस में इक्वल होते हैं. सो यू कैन पिक एनी टू साइड्स एंड फाइंड द अननोन. जिस तरह यहाँ पे इस डायग्राम के मुताबिक अगर मैं देखूँ 30, 150 ये रिजल्टेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय 600, देखें दिस इज द एंगल राइट, साइन थीटा और उसके सामने साइड 600, और प्रेफरेबल 150 है क्योंकि एंगल है और उसके सामने साइड भी है. तो साइन 150 डिवाइड बाय द ऑपोजिट साइड. इस पूरे इक्वेशन में एक अननोन है. थीटा इज इक्वल टू 12.8 आ रहा है. पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें फिर साइन इनवर्स फाइंड करें. तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है कि सॉरी एक मिनट, मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा था. दिस इज हाउ वी वर एबल टू ड्रॉ. ये हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके थीटा इज 12.8 एंड दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, जो क्योंकि हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में यूजुअली आंसर देते हैं. विल टॉक अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन चैप्टर 2. तो ये हमारे पास आंसर है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल मेथड. अच्छा, last topic of scalar and vector is resolution of vectors. There's another method as well to add vectors. देखें, अभी तक हमने डिस्कस किया graphical method. Graphical method was all about plotting on a piece of paper using geometry box. फिर हमने डिस्कस किया geometrical method जिसमें cos rule sin rule होते हैं. दोनों से आंसर सेम आता है. अच्छा, तीसरा मेथड है components method using components. लेकिन components method मैं एंड में डिस्कस करूँगा. पहले रेजोल्यूशन सीखें कि how do we split a vector into its components. फिर I'll come back to addition of vectors again. Anyway, तो अभी हम ज़रा टॉपिक डिस्कस करते हैं कि वेक्टर्स ऐड करना तो हमने सीख लिया है. हाउ डू वी डिवाइड अ वेक्टर. ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि ये 450 न्यूटन है एक्टिंग एट 50 डिग्रीज, एंड मैं आपसे कहता हूँ इसके कितने कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं. ठीक है, तो व्हाट आई यूजुअली गेट, कोई कहता है सर इसके 2 कंपोनेंट्स पॉसिबल हैं, कोई कहता है सर इसके 3. इफ़ यू थिंक वाइजली, थोड़ा सा सोचें इस पे, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है. ठीक है, समटाइम्स स्टूडेंट्स डू आंसर कि सर ये तो इन्फिनिट है. देखें, व्हाट इफ़ आई यूज़ 2 वेक्टर्स 200 एंड 250, उससे भी 450 आता है. व्हाट इफ़ आई से आई एम यूजिंग 1 न्यूटन के, सॉरी, व्हाट इफ़ आई से कि 1 न्यूटन के ये सारे वेक्टर्स हैं, ये तो 450 वेक्टर्स हो गए. अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 0.011 के न्यूटन वे, तो फिर बहुत ही ज़्यादा बनते हैं. सो इट मीन्स वी डोंट हैव अ लिमिट्स. अगर इफ़ आई वांट यू टू स्प्लिट अ वेक्टर, मुझे इसको वापस ब्रेक करके दें, तो आपके पास लिटरली देयर इज़ नो लिमिट until unless I put a condition into 2 components. But the condition that I want to highlight is perpendicular components. A very important point over here कि मुझे 2 components चाहिए लेकिन दोनों कंपोनेंट्स आपस में 90 डिग्रीज में हो. विच मीन्स कि जो स्टार्ट में मैंने एग्जांपल दिया 200 एंड 250, दिस इज़ रॉन्ग. मैंने इसको बेसिकली स्प्लिट करना है into 2 components such that they are perpendicular. तो इस मुझे ये बताएं, अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूँ यहाँ तक और हेड टू टेल के मुताबिक एक वेक्टर ड्रॉ करूँ यहाँ तक, so can I say कि the sum of A and B according to head to tail rule is this is the resultant. तो अगर ये आपको इसका सेंस बन रहा है, तो now what you have done, you have resolved this resultant into 2 parts, and those 2 parts are 90 degrees to one another such that if you add them back again you'll get 450. तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, कि 2 ऐसे कंपोनेंट्स ड्रॉ करें
जो आपस में 90 डिग्रीज पर हों, लेकिन हेड टू टेल के मुताबिक दे शुड गिव अस द सेम वेक्टर अगेन। तो इसके फिर तो एक ही आंसर आता है। इफ़ आई से परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, तो फिर यही दो कंपोनेंट्स आप ड्रॉ करेंगे, आप अपनी मर्जी से और कोई कंपोनेंट्स ड्रॉ नहीं कर सकते। सो ये वही यहाँ पे स्टेटमेंट वही एक्सप्लेन कर रहा है जो मैंने अभी बताया। 450 न्यूटन है, इसका मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूँ हॉरिजॉन्टल, लेकिन मैंने ड्रॉ यहाँ तक करना है क्योंकि यहाँ के बाद मैंने वो वर्टिकल स्टार्ट करना है। सो दिस इज़ द वर्टिकल वेक्टर। अब ये दो मैंने रिजॉल्व तो कर लिया। अगर मेरा क्वेश्चन ये होता कि जी सिर्फ मुझे शो करें डायग्राम में, सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, this no longer exists, so the components of this are horizontal component, इसको हम कहते हैं horizontal component क्योंकि ज़ाहिर बात है horizontally lie कर रहा है, and this is called the vertical component, fy इसको कहते हैं। ठीक है, diagram wise ये आपका आंसर है। So these two components are such that if you add them you'll get this again। अब ज़ाहिर बात है सिर्फ डायग्राम से हमारा काम नहीं चलेगा। वी नीड टू फाइंड इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन तो हमने स्पेसिफाई कर लिया। वी नीड टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो देखें, ट्रीट इट एज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं आपको टास्क दे दूं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस एंगल इज़ 50, फॉरगेट अबाउट स्केलर एंड वेक्टर, और इसका ये साइड 450 है, मुझे साइड ए फाइंड करके दें और बी फाइंड करके दें, तो आप क्या करेंगे? सिंस इट्स अ राइट ट्रायंगल ट्रायंगल, तो वो सम पीपल हैव वाला जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करेंगे। साइन थीटा इज सम पीपल हैव, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेन्यूज 90 के सामने होता है। सो कैन आई राइट बी sin 50 is b over 450, so b will be 450 into sin 50, तो जो भी आता है इससे वो आ जाएगा। जिस तरह sin 50, इस केस में इसको मैं आर एक्स या एफ वाई वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, चलें आर के साथ हम डिनोट कर लेते हैं क्योंकि ये आर है। तो sin 50 इस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी ना 450 इंटू साइन 50। कैलकुलेटर में मेक श्योर करें आपका आर ना लिखा हो, रेडियंस ना हो, डिग्रीज लिखा हो। तो जो मैथ के स्टूडेंट्स होते हैं दे यूजुअली स्विच टू रेडियंस। हमारे फिजिक्स में A2 में रेडियंस आएगा। सो 450 इंटू साइन 50 इज 344.7, तो ये जो हॉरिजॉन्टल है इसकी वैल्यू 344.7 है। सो जो कंपोनेंट्स हैं, वन ऑफ द कंपोनेंट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 344.7। अगर मैं आर एक्स की वैल्यू फाइंड करूँ, इट्स पार्ट ऑफ द बेस, तो वो कर्ली ब्राउन हेयर, अगर ये आप लोगों ने बचपन में सीखो, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो आर एक्स को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा इट विल बी 289.3। सो 450 के जो दो कंपोनेंट्स हैं वो ये दो हैं। ज़ाहिर बात है आपने इसको डायरेक्टली ऐड नहीं करना चाहिए, ये ना हो कि आप कहें ये कैसे कंपोनेंट्स हैं, तो ऐड करूँगा ये तो कुछ 500 बल्कि 600 तक ये आएगा। Well, obviously these two components are not perpendicular to one another. They are not parallel to one another. They are perpendicular. तो अगर आपको मैं 344.7 दूँ और मैं आपको perpendicular दे दूँ 289.3 एंड इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लें, गिव इट अ ट्राई योर सेल्फ कि 344.7 स्क्वेयर प्लस 289.3 स्क्वेयर, इसका अगर आप करेंगे डेफिनेटली 4 अंडर रूट लेने के बाद दिस विल बी 450। ठीक है, विच मीन्स के अगर आपको कभी शक है आ जाए कि योर कंपोनेंट्स माइट नॉट बी करेक्ट, तो आप हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लें, पाइथागोरस थ्योरम फाइंड कर लें, आपके पास वही रिजल्टेंट आना चाहिए। So whenever they ask you to resolve the components into two perpendicular ones, और ऑब्वियसली हमारे पास परपेंडिकुलर ही आएंगे, पैरेलल की तो लिमिट ही नहीं है। इफ़ आई डोंट गिव यू दिस कंडीशन कि उससे राइट एंगल के अलावा बनाएं, कि 450 है, खैर है कोई भी ट्रायंगल बना दें, एक इस तरह का साइड हो एक इस तरह का हो, इससे भी इसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे। बट देखें हमारे पास तो फिर ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्होंने डिस्कशन को लिमिट की हुई है कि आपसे यही कहेंगे कि जी बस परपेंडिकुलर ही बनाएं, बाकी ना बनाएं। ठीक है,
फर्दर एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर 450 है और मैं आपसे कहता हूँ 15 डिग्रीज टू हॉरिजॉन्टल के साथ ड्रॉ करें, तो ये दो कंपोनेंट्स इसके बन गए। आर एक्स साइन 15 इज आर वाई बाय 450, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो मेरे पास आर वाई। अच्छा, बिफोर आई फाइंड इट्स वैल्यू, मैंने एक बात की थी प्लॉजिबिलिटी इन वन ऑफ द वीडियोस। देखिए, आंसर्स की सेंस बननी चाहिए। अगर मैं आर एक्स ड्रॉ करूँ, इसका लेंथ ज़्यादा आ रहा है, इसका लेंथ कम आ रहा है, तो मेरे पास आंसर्स भी अकॉर्डिंगली आने चाहिए। मेरे पास आर वाई आ रहा है 116.4। अगर मैं कॉज यूज़ करूँ सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल के मुताबिक, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही है ना, यू कैन पॉज, यू कैन राइट एंड देन प्ले द वीडियो एक गो में, बिकॉज आई एम लुकिंग एट द टाइम एज वेल। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको जितना मेरा नॉलेज है वो मैं यहाँ पे ले आऊँ। अगर ये ज़्यादा हो रहा है, यू कैन पॉज, यू कैन कम बैक लेटर ऑन, डू टेक ब्रेक्स। इसको लिखा करें ताकि आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी ज़्यादा हो। एक गो में कभी भी पढ़ाई मत किया करें, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है, बट दैट इज़ इनएफ़िशिएंट एक्चुअली। स्लो पेस के साथ पढ़ें, लेकिन कोशिश करें कि टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा फ़ोकस करें। एनीवे, क्योंकि मैं तो एक गो में चल रहा हूँ क्लास के दौरान, आई डोंट हैव एन इशू इफ़ आई रीड स्टूडेंट्स फेसेस, मैं समटाइम आई स्लो डाउन, समटाइम आई स्पीड अप, बट यहाँ पे तो आई हैव टू गो विद वन पेस। लेकिन आप खुद इस चीज़ को मैनेज करें। अगर इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, यू आर गेटिंग सैचुरेटेड, योर ब्रेन इज़ गेटिंग सैचुरेटेड विद टू मैनी वैल्यूज़, स्टॉप करें और टेक अ ब्रेक, कम बैक लेटर, वट एवर सूट्स यू। एनीवे, कॉस थीटा जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। सो आर एक्स ओवर 450, तो आर एक्स की वैल्यू देखें, लेंथ ज़्यादा है ना, इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। सो देखें 434 आया, इट मेक्स सेंस। ऑब्वियसली 450 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, ये तो नहीं हो सकता कि कंपोनेंट उसके लेंथ से बढ़ जाए, लेकिन द वैल्यूज़ मेक सेंस, तो विच मीन्स कि एंगल कम होगा ना, तो ये एक्स का ज़्यादा आएगा और वाई कम होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे जस्ट बाय लुकिंग एट इट, इसके जो दो कंपोनेंट्स मैं बनाऊंगा, आर एक्स की वैल्यू कम होगी, आर वाई की ज़्यादा होगी, तो ये अगर हम साइन थीटा इज़ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 800 साइन 85 797 आ रहा है, कॉज 85 इज़ आर एक्स और 800, ये मेरे पास कॉज 85 69.7, तो देखें लेंथ छोटा है तो वैल्यू छोटी हो गई, और ये आपके पास इस तरह आ गया, ठीक है। अच्छा, ये एक डायग्राम, इट्स वेरी सिंपल, बट ये स्टूडेंट स्किप कर लेते हैं, फिर चैप्टर 3-4 में उनसे भूला होता है। यहाँ पे भी अगर आप इसको रिजॉल्व करें ना, ऐसे वेक्टर को कि जो एंगल नहीं बना रहा, वो पूरा का पूरा वाई एक्सिस में है, तो इसका वाई कंपोनेंट आपने वही लेना है क्योंकि वो पूरा ही है, और एक्स कंपोनेंट इज़ ज़ीरो। इसी तरह अगर मैं 70 न्यूटन देखूँ and it's entirely horizontal, तो आर वाई विल बी ज़ीरो बट आर एक्स विल बी द कंप्लीट वेक्टर। तो ये वैसे एमसीक्यूज वगैरह में या आगे चैप्टर्स में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। अच्छा, 35 की अगर आप बात करें, तो ये ना हो कि आप 90 माइनस करें, नहीं जी मैं हमने तो लेक्चर में यही सुना था कि हॉरिजॉन्टल के साथ होता है। 90 माइनस शुड नॉट बी सीन इन योर वर्किंग, नहीं तो बहुत ज़्यादा एंगल्स हो जाएंगे। जो एंगल लेते हैं उसी के मुताबिक सॉल्व करें। अब देखें, एंगल अगर 35 है, तो एंगल के सामने बिकम्स द आर एक्स। आर एक्स तो खैर वैसे भी हॉरिजॉन्टल है। पॉइंट मेरा ये है कि एंगल के सामने जो होता है ना, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो एंगल के अलोंग साइड होता है दैट इज़ बेस। तो इस केस में बेस आर वाई है, तो साइन 35 में परपेंडिकुलर आर एक्स है, तो आर एक्स बाय हाइपोटेन्यूज 450, तो आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कॉज अगर मैं यूज़ करूँगा, कॉज 35 इस ट्राइंगल के मुताबिक दिस इज़ द बेस। अच्छा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, so आर वाई बाय
450, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, कैलकुलेटर से ट्राई कर लें खुद। फॉर राइट एंगल, ये बस ये पॉइंट था कि इसको हम जो है ना ऑपोजिट साइड या इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। बेस इसको कहते हैं, दिस इज़ परपेंडिकुलर, जो एंगल के ऑपोजिट होता है, और एंगल के साथ ये बेस। अगर ट्रायंगल इस तरफ हो तो ये फिर बेस हो जाता है और ये फिर परपेंडिकुलर, तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। शॉर्टकट हमें चाहिए होगा आगे कि अगर वो फॉर एग्जांपल आपको इस तरह दे दे कि जी क्विकली मुझे बताएं इसकी वैल्यू क्या है, तो रिमेंबर जिसके साथ एंगल गिवन होता है दैट इज़ ऑलवेज द कॉज कंपोनेंट, क्योंकि वो बेस होता है ना 450 कॉज 50। अगर एंगल और दूसरा ज़ाहिर बात है साइन हो जाएगा, जिस तरह ये है फॉर एग्जांपल, और मैं आपसे क्विकली कहता हूँ मुझे फ़ौरन बताएं कि इसमें आर एक्स कितना और आर वाई। एंगल जिसके साथ गिवन होता है दैट इज़ ऑलवेज द कॉज कंपोनेंट। ये मेमोराइज कर लें, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो रट्टे की तरफ आपने जाना होगा, ताकि एमसीक्यूज़ और थ्योरी में ये ना हो कि वहाँ पे आप ट्रायंगल्स बना रहे हैं, जी नहीं ये तो इस तरह नहीं है, ये तो कर्ली ब्राउन हेयर, इसके टाइम नहीं होगा। अच्छा आप लोगों के पास जो साइड पूछा गया हो और एंगल अगर उसी के साथ हो तो आर वाई विल बी द कॉज। हाइपोटेन्यूज तो हर बार मल्टीप्लाई होता है ना, पहले आप हाइपोटेन्यूज लिखेंगे, आगे फिर दो ऑप्शंस हैं, आइदर इट्स कॉज और साइन, तो जिसके साथ एंगल होता है वो कॉज बन जाता है, ठीक है। शॉर्टकट है वैसे, अगर आप ट्रायंगल पे प्रेफर करते हैं तो गो फॉर ट्रायंगल्स, लेकिन आई विल सजेस्ट गो फॉर दीज शॉर्टकट्स। अच्छा, कमिंग बैक टू एडिशन ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, अभी चूंकि आपको आइडिया हो गया है कि दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं और उनके वैल्यूज़ और शॉर्टकट्स क्या हैं, तो अब अगर मैं आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स दे दूं कि फॉर एग्जांपल आई वांट यू टू ऐड दीज टू वेक्टर्स, बट आई डोंट वांट टू सी एनी स्केल, आई डोंट वांट टू सी एनी साइन रूल, कॉज रूल, मुझे कंपोनेंट्स के साथ इसको सॉल्व करें। इसका एक फ़ायदा है जो कि हायर लेवल पे होता है, इफ़ यू हैव टू मैनी वेक्टर्स एंड यू डोंट वांट टू ड्रॉ अ डायग्राम फ्री हैंड, इसमें एक फ़ायदा ये है कि आपको डायग्राम बनाने की सिरे से ज़रूरत ही नहीं होती। यू कैन जस्ट मैथमेटिकली फाइंड द आंसर, यू डोंट इवन हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम। इसका तरीका ये होता है कि यू रिजॉल्व ऑल ऑफ द वेक्टर्स इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो अगर मैं 800 की बात करूं, ये तो खुद ब खुद एक्स एक्सिस में है, तो इसका एक्स कंपोनेंट 800 है, इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, इट शुड बी 0, ठीक है। वाई एक्सिस पे तो इसका कुछ है ही नहीं। अगर मैं 600 की मैं बात करता हूँ तो इसका एक्स कंपोनेंट जो है, देखें अब शॉर्टकट की तरफ जाएं, एंगल इसके साथ है, सो दिस विल बी 600 cos 30, और बी वाई विल बी 600 sin 30, तो ये मेरे पास कंपोनेंट्स आ गए। स्टेप 2 ये है ऐड एक्स विथ एक्स, ठीक है, ऐड ऑल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, और वाई विथ वाई। स्टेप 3 ऐड वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो 0 + 300, तो मेरे पास देखें रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ गया, रिजल्टेंट का वाई। आप खुद बताएं, मेरे पास दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आ गए हैं, हाउ कैन आई फाइंड द रिजल्टेंट, इजंट इट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टेप 4 में फाइंड रिजल्टेंट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये मेरे पास 1352, वही आंसर ये तीसरी दफ़ा हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था थ्रू ग्राफिकल मेथड, इसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है थ्रू ज्योमेट्रिकल मेथड, एंड नाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। एंगल के लिए थोड़ा डायग्राम अगर मैं सिर्फ वैसे ही बना रहा हूँ, वैसे इस डायग्राम की ज़रूरत नहीं होती, इस मेथड का फ़ायदा ये है कि अगर मैं आपको 10 और वेक्टर्स भी दे दूँ ना, लेट्स से 200 न्यूटन एट 20 डिग्री, हाँ इसमें ये होगा कि इसका एक्स कंपोनेंट लेफ़्ट की तरफ है, तो इसका एक्स जो आएगा वो -200 cos 20 आएगा। तो इवन वो भी आप साथ में लिख सकते हैं कि माइनस वट एवर द आंसर इज़, वो भी साथ में लगा लें, ठीक है। अगर मैं आपको और वेक्टर्स देते जाऊँ, यू कैन जस्ट देयर इज़ नो लिमिट टू इट, एंड इट्स अ वेरी हायर लेवल पे बहुत प्रेफर्ड है।
सॉफ्टवेयर्स वगैरह में जो वेक्टर्स की एडिशन होती है उसमें कोई डायग्राम्स नहीं बन रहे होते, उसमें यही कंपोनेंट्स का मेथड यूज़ होता है। इट्स हाईली प्रेफरेबल। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखें, आपका ज्योमेट्रिकल मेथड बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछा जाता है। लेकिन जिनका मैथ्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें ये कंपोनेंट्स मेथड मैकेनिक्स में यूज़ होता है। तो एनीवे, एंगल भी आप जो है tan थीटा से फाइंड कर सकते हैं। You have base, you have perpendicular to tan theta is based by नहीं, through proper brushing, perpendicular by base, इससे आपके पास एंगल आ गया. So this is all about scalar and vector. I hope I have transferred my knowledge, my understanding of scalar and vector in a simple manner. बट अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो ज़्यादा खुश ना हो, अभी पास्ट पेपर्स का सेशन रहता है. So I'll try to upload another video solving these questions. अगर वो भी clear हो जाए तो yes, you are in a position to go for past papers then. तो कोशिश करें कि एक वीडियो लेक्चर एंड वन वीडियो ऑफ पास्ट पेपर्स, उसके बाद इसी तरह आप ये सीक्वेंस कंटिन्यू रखें. एंड आफ्टर वी आर डन विद द एंटायर सिलेबस, फिर ईयरली की तरफ जाएं. एंड आई होप यू स्कोर वेरी वेल, ताकि आगे वट एवर योर ड्रीम्स और ड्रीम्स को बड़े रखें. वट एवर यू वॉन्ट टू टारगेट इन लाइफ, एटलीस्ट ग्रेड्स. ये डिस्कशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है. स्टूडेंट्स फिर मुझे कहते हैं, सर पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर. वेल, दैट इज़ वेरी मच ट्रू, but at least this piece of paper minimizes the risks involved life में जो है. ड्रीम करना is very good, it gives you energy, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप if you want to have more practical life, आप रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करें. वो सारे स्टेप्स लें जिसमें फेलियर जो है उसका रिस्क मिनिमम हो जाए. ठीक है, तो इसको रिस्क मिटिगेशन कहते हैं, कि आप लाइफ में रिस्क को मिनिमाइज करें. एनीवे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर वीडियोस. आई विल सी यू अराउंड इंशाल्लाह. थैंक यू.